आज हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसमें आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की थी और एक न्यूमेरिकल भी देखा था कि उसमें ये देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड लोड, बट आफ्टर लिमिटिंग वैल्यू dynamic friction comes into picture, and finally we show that the value of dynamic friction is less than limiting friction. अगर जिन्होंने भी इस पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसे कि सपोज ये एक आपका सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा है। उस ब्लॉक का वेट क्या है? W है। और ब्लॉक जो है अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में है। ब्लॉक क्या है? अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में है। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो अप्लाइड फोर्स हमने P लगाया, अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा म्यू एस इंटू एन। इस पे एक इसका लोड W नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर लगेगा। तो अगर इस ब्लॉक को हम फ्रीली यहाँ ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया? P फोर्स, वेट W और ये नॉर्मल N और ये फ्रिक्शन F L या F जो भी है। इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ पे लेके आ जा रहा हूँ। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है FL और N, इसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा और वो रिजल्टेंट फोर्स मैं मान लेता हूँ R। ठीक है, तो R ये रिजल्टेंट फोर्स है। सपोज ये एंगल आपका क्या बना रहा है? फाई, नॉर्मल के साथ। ये जो R जो रिजल्टेंट फोर्स है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ये R एक कांटेक्ट फोर्स है जिसके दो कंपोनेंट है, एक फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा नॉर्मल। यही तो है दो कंपोनेंट उसके। तो R का वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर टू इच अदर है। तो यहाँ पे R का वैल्यू होगा रूट अंडर n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और tan फाई क्या हो जाएगा? F बाई एन। फिगर से देखिए tan फाई इक्वल टू F बाई एन। तो यहाँ फाई क्या हो जा सकता है? tan इनवर्स F बाई एन। और F बाई एन ही क्या है हमारा? म्यू। यही तो हमारा म्यू है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो इस तरीके से जो है यहाँ फाई हमारा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। फाई को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। तो हमारा जो
जो रिजल्टेंट रिएक्शन है या जो रिजल्टेंट फोर्स है विच इज कम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल एज वेल एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो हमारा नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय फाई। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? सपोज हमारे पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, और इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया है जिसका वेट जो है W है, जिसका वेट W है। अब ये ब्लॉक क्या हो रहा है? मूव नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल को बढ़ा रहा हूँ। सपोज ये एंगल थीटा हमने मान लिया है, एक इंक्लाइंड प्लेन है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल, और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है W। अब ये ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को बढ़ाते जा रहा हूँ, थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ। देन थीटा का एक ऐसा वैल्यू आएगा जिस पे ब्लॉक अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में आना चालू होगा, और जस्ट अब उससे ज़्यादा जैसे ही हम थीटा का वैल्यू करेंगे तो ब्लॉक ऑटोमेटिकली स्लाइड करना चालू कर देगा। तो थीटा का वो वैल्यू, सपोज थीटा को हम बढ़ाते बढ़ाते गए और अल्फ़ा आया, और इस अल्फ़ा वैल्यू पे हमारा जो ब्लॉक है वो अबाउट टू स्लाइड करना चालू कर दिया, जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो गया। तो उस क्रिटिकल वैल्यू को, थीटा का वो क्रिटिकल वैल्यू इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन where the body is about to slide down the inclined plane mainly by its weight is called angle of repose। देखिए यहाँ पे हमने थीटा लिया, उस थीटा पे ब्लॉक क्या हुआ, मूव नहीं किया। थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, थीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। थीटा का वैल्यू जब अल्फ़ा हो गया तो हमारा क्या हुआ, ब्लॉक मूव करना चालू कर दिया। तो वो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, सपोज ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा इन द सेंस कहने का मतलब हुआ कि वो वैल्यू जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड करेगा अपने मैक्सिमम और यू कैन से क्रिटिकल पोजीशन को अचीव कर लिया, जहाँ से ज़रा सा भी और एंगल को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड डाउन होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें ब्लॉक का, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे? एक तो W वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है, स्लाइड डाउन होने की।
स्लाइड डाउन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल। इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर। इस वेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो वेट इस डायरेक्शन में नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, डब्लू कॉस अल्फा, और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, डब्लू साइन अल्फा। अब देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है उस पर फोर्सेज लग रहा है, एफ एल डब्लू साइन अल्फा, डब्लू कॉस अल्फा और नॉर्मल। अब ब्लॉक जो है जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में स्लाइड कर नहीं रहा है, बट अब स्लाइड कर सकता है जरा सा भी एंगल बढ़ेगा तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम ये कर सकते हैं कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेज का समेशन करेंगे और वर्टिकल टू द इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेज का समेशन करेंगे और ऑल शुड बी जीरो। तो समिंग अप द forces along the inclined plane तो क्या हो गया, एफ एल इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा। एफ एल क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। summing up the forces vertical to the inclined plane, तो n इज इक्वल टू डब्लू कॉस अल्फा। यहाँ से n का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट 2 in 1, तो डब्लू कॉस अल्फा, ठीक है, डब्लू कॉस अल्फा इंटू म्यू एस इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा, या म्यू एस इज इक्वल टू टेन अल्फा हो गया। और यही क्या है, म्यू एस ही क्या है, टेन फाइव, तो टेन फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा, या फाइव इज इक्वल टू अल्फा, ये भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट अपने सेल्फ वेट के कारण जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो तो वैसे कंडीशन में आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, या यूं कहें तो इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, when the body is about to slide down mainly by its weight without any external force acting on it, the inclination of plane with the horizontal is
इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिखा है। क्लियर होगा? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।